नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। अभी दुनिया की नजरें दावोस पर टिकी थी, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठकों में आर्थिक विकास का लेखा जोखा रखा गया। साथ ही भविष्य की संभावनाओं और उम्मीदों पर भी बात हुई। उसमें साफ साफ दिखा कि दुनिया आर्थिक मोर्चे पर आज भारत की तरफ देख रही है। खासकर वैश्विक मंदी के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से दौड़ रही है, उसने भारत का दबदबा और बढ़ा दिया। स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में दुनिया की तमाम आर्थिक शक्तियों का मेला लगा, लेकिन सबकी नजरें जिस एक देश पर टिकी रही वो है भारत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नेतृत्व में दावोस पहुंची टीम इंडिया ने एक तरफ महिला नेतृत्व की ताकत दिखाई तो दूसरी तरफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अपनी मजबूती भी। स्मृति ईरानी के साथ साथ अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी जैसे केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे, तो महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री भी। We have now in the world the largest numbers of women who have tested themselves and gotten themselves treated for cancer of the breast and cervix. 200 million women. The largest number in the world. Have gotten themselves tested courtesy Government of India. Apart from that, we in the Ministry of Women and Child Education Development have the largest nutrition program in the world, which is the Prime Minister's flagship scheme called Poshan. 21वीं सदी की असली ताकत नवीनतम तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिकी है। इसीलिए कारोबार के इस सबसे ताकतवर फोरम पर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे ज्यादा जोर रहा। इसमें भारतीय टेक्नोलॉजी के दिग्गज विप्रो, इन्फोसिस, टाटा और HCL टेक की मौजूदगी इस बात की झलक दिखाती है कि अब भारत AI की चुनौतियों और उससे होने वाले फायदों दोनों पर काम करने को तैयार बैठा है। विप्रो जैसी कंपनियां AI को चुनौती से ज्यादा अवसर के रूप में देख रही हैं। For every technology that comes in, there will be transitions in the industry basis the new technology. So a lot of productivity gains will be there. There will be lots and lots of complex challenges which can be addressed. For example, climate change. For example, new drug discovery. For example, disease prevention. For example, getting earlier detection of diseases. All those things are, for example, agriculture. So these are the things in which AI can play a very positive role. Yes, there will be other negative aspects of the technology, like every other technology. When it comes, it will have. What we need to do is we have to see how can we harness the positive things and how can we save our society and the country and the economy from the negatives. Invested in what we're calling our AI 360-degree effort. We've invested we've committed to invest $1 billion over the next 3 years to make AI pervasive in everything that we do in the company, across every solution, platform, process, in the way we serve our customers, in the way we serve our employees, make it all present. इस बार का दावोस सम्मेलन पिछले सम्मेलनों की तुलना में अलग और भारत के लिए काफी अहम रहा। पिछले साल भारत ने चीन को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी आबादी वाले देश का खिताब अपने नाम कर लिया। यही हाल अर्थव्यवस्था का भी है। जहां चीन भी आर्थिक मंदी का शिकार होता जा रहा है, वहां भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे ही भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ रहा है, लेकिन चीन में नहीं। अब भारत दुनिया के सामने नए नए इनोवेशन करने वाले देश के रूप में सामने आ रहा है। साथ ही दुनिया के अमीर और शक्तिशाली देशों के सामने भारत ने संदेश दिया है कि वो एक नया वैश्विक कारोबार केंद्र बनता जा रहा है। जिस तरह पिछले कुछ दिनों में दुनिया की स्थिति खराब होती चली गई, उस स्थिति में भी भारत में मंदी या स्लोडाउन की स्थिति नहीं आई। इससे भी दुनिया का भरोसा भारत के प्रति बढ़ा है और निवेशकों को लगता है कि पैसा लगाने के लिए भारत एक शानदार जगह है। You see, immediately after the Ukraine war, our headline inflation had touched 7.8%. Now, thereafter, because of the monetary policy actions which we have taken, which was also supplemented by, aided by the supply side measures taken by the government, inflation has been steadily coming down, and we are on our way to reach 4% target. But next year's average is expected to be 4.5%. The positive aspect of it is that our inflation is now well within the
the target band of inflation, but we are not satisfied with that. We would like our inflation to reach 4% and remain around 4%. युद्ध और संकट से बिखरती दुनिया को ध्यान में रखते हुए इस बैठक की थीम रीबिल्डिंग ट्रस्ट यानी विश्वास का पुनर्निर्माण रखा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ बॉर्गे ब्रेंडे ने एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। उनका अनुमान है कि हो सकता है कि सिर्फ 10 साल में ही भारत 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। India is seeing now is like exponential growth. So the Indian economy is around $3 trillion today. We do expect, if things continue with reforms. भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2023 बहुत अच्छा रहा। 2023 में भारत की जीडीपी 3.73 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई, तो प्रति व्यक्ति जीडीपी $2,610 हो गई। 2023 में ही भारत की अनुमानित विकास दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया, जबकि दुनिया की औसत विकास दर केवल 2.9% रही। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मानना है कि भारत को अपनी सर्विस इंडस्ट्री, डिजिटल ट्रेड और ई कॉमर्स पर फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी ग्लोबल कॉर्पोरेशन जिसके साथ हमने बात करी है वो बोल रहे हैं कि या तो उनको इंडिया में अपनी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसको डीपन करना है या फिर उनको न्यूअर रिलेशनशिप्स शुरू करनी है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव वेफ का सेशन और वेफ का कॉन्फ्रेंस भारत के लिए माना जा रहा है। पिछली बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दावोस फोरम में ही कहा था कि भारत 10 साल के भीतर ही 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। पिछले एक साल में भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह सही और संतुलित पटरी पर दौड़ती रही, उसमें अब ऐसे लक्ष्य मुश्किल नहीं दिखते। दावोस से नीरज साहा और विष्णु सोम की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब की बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये साफ हो गया कि ये साल भारत का साल होगा। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में आकर निवेश किया है। इस बार उम्मीद है कि उस निवेश में और भी गुणात्मक बढ़ोतरी होगी। – 2024 का आगाज दुनिया के पटल पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चर्चा से होता है। 2024 का साल भारत के लिए इसलिए अहम है कि इस साल नई सरकार का चुनाव भी होना है। लोकतंत्र के इस उत्सव के बीच ही दुनिया ये भी देख रही है कि नया साल भारत के लिए आर्थिक सुधारों और विकास का भी साल हो सकता है। They want to invest, they want to partner, they want to do other things, and I think the initiatives that the Honorable Prime Minister took, I mean, I just mentioned 2 or 3 of them. Out of our 3.5 million square kilometers of sedimentary basin, 1 million was a no-go area, we released it. Right. Then we didn't make data available earlier, now we put all the data repository in the University of Texas in Houston for the world to see. All the major players, there are 5 or 6 of them, they're all partnering our company. So I think that is the mean. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दुनिया भर की कंपनियों ने भारत में निवेश किया। पीएम मोदी के कार्यकाल में अल्फाबेट, मेटा और अमेज़न जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों ने भारत में बड़ा निवेश किया। अमेज़न ने 2014 में $2 बिलियन और 2016 में $3 बिलियन का निवेश किया। वॉलमार्ट ने 2018 में फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स कंपनी को $16 बिलियन में अधिग्रहित कर लिया। 2020 में मेटा ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी जियो में करीब $6 बिलियन का निवेश किया। उसी तरह जियो में ही गूगल ने करीब $5 बिलियन का निवेश किया। पिछले कुछ वर्षों से इतनी तेजी से हो रहे निवेश के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े आराम से चल रही है। There is lot of interest around India. India is outlier in the sense that rest of the world is not witnessing contraction. Rest of the world has escaped the earlier apprehensions of a hard landing, but nonetheless global growth and individual country growths have slowed down. In the middle of all this, India is recording 7% plus growth. ऐसे दौर में जब दुनिया की कूटनीति भी इस बात से तय होती है कि किसकी जेब कितनी भारी है, भारत दुनिया को ये भरोसा देने में कामयाब दिखता है
कि यहाँ निवेश करने में कोई खतरा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी ग्लोबल कॉर्पोरेशन जिसके साथ हमने बात करी है वो बोल रहे हैं कि या तो उनको इंडिया में अपनी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसको डीपन करना है या फिर उनको न्यूअर रिलेशनशिप्स शुरू करनी है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव वेफ का सेशन और वेफ का कॉन्फ्रेंस भारत के लिए माना जा रहा है। दरअसल सरकार और खुद भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ये मानते हैं कि भारत का विकास दर 7% रहने का अनुमान है। NSSO को तो लगता है कि ये विकास दर और ज्यादा 7.3% तक जा सकती है। अगर तमाम एजेंसियां इतने विश्वास से भरी हैं तो इसीलिए कि बीते कुछ सालों में भारत सरकार ने जो संरचनात्मक सुधार किए हैं उनसे अर्थव्यवस्था में लंबी छलांग की संभावना बनी है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में मंदी भले आई लेकिन भारत ने वृद्धि और स्थिरता की मिसाल पेश की है और ये सब भारत ने तब करके दिखाया है जब अंतर्राष्ट्रीय जोखिम और जलवायु परिवर्तन का संकट बना हुआ है। India has now entered into a period of growth long haul. Yes. And economic activities are holding their ground. Momentum of economic activity is maintained. Aggregate demand conditions are remaining positive. Investment activity has started picking up, backed by continued high capital expenditure by the government. Private sector capex is also picking up, and agriculture sector in the current year and also expected to do better in the next year. बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का एक बड़ा आधार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विकास है। इस सेक्टर में कई चुनौतियों के बावजूद भारत का आर्थिक सुधार कामयाब रहा है। इससे उद्योग जगत के दिग्गजों को लगता है कि अगले साल के जाते जाते भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में $1 ट्रिलियन के टारगेट को हासिल कर लेगा। मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक बड़ा सेक्टर टेक्नोलॉजी का है, जिसमें भारत की तरक्की दुनिया को अचंभे में डालती है। We tend to overestimate AI's impact in the short term, but tend to underestimate it in the medium to long term. Sure. So I think even in 5 years, I think most of the innovation that you're going to see around AI is going to be around productivity and efficiency analytics. And I think that's what we're seeing now as well. भारत आज आईटी के सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगर ये रफ्तार यूं ही बनी रही तो 5 साल के भीतर दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना आसान हो सकता है। दावोस से विष्णु सोम के साथ नीरज साहा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दावोस में अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने महाराष्ट्र और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। अडानी समूह दोनों राज्यों में भारी निवेश कर रहा है, जिससे वहां विकास और लोगों को नौकरियां मिलें। तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के साथ ये मुलाकात तेलंगाना के आर्थिक विकास की एक नई शुरुआत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बिजनेस और निवेश को लेकर इनकी बैठक के बाद तय हुआ कि अगले कुछ सालों में अडानी ग्रुप तेलंगाना में 12,400 करोड़ रुपए के निवेश करेगा। इसके लिए राज्य सरकार के साथ 4 MOU पर दस्तखत हुए हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का कहना है कि तेलंगाना की नई सरकार का रुख निवेशकों के प्रति दोस्ताना है। वहीं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार परियोजनाओं के लिए जरूरी सुविधाएं, बुनियादी ढांचा और जरूरी मदद मुहैया कराएगी। अडानी ग्रुप ने दूसरा बड़ा निवेश महाराष्ट्र में किया है। दावोस में ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ चेयरमैन गौतम अडानी की मुलाकात में तय हुआ कि अडानी ग्रुप महाराष्ट्र में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसके लिए अडानी ग्रुप ने महाराष्ट्र सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही एक डेटा सेंटर इंफ्रा बनाने की बात भी हुई है। मुंबई या नवी मुंबई और पुणे में हाइपर स्केल डेटा सेंटर इंफ्रा बनाने पर बात हुई है। इससे 20,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। लगभग हमारी उम्मीद थी 3 लाख करोड़ के आसपास, लेकिन
कल और आज मिलकर 4 लाख करोड़ से ज़्यादा मतलब 46 बिलियन के MOUs हो चुके हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे दावोस से काफी खुश होकर लौटे हैं। NDTV इंडिया की रिपोर्ट।